नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं सुमित। और भारतीय बाजारों में एक अच्छी खासी तेजी शुरुआती दौर में थी और वो धीरे धीरे अब बढ़ते हुए करीब दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही मार्केट्स कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी 50 अंक ऊपर है, 8708 का लेवल देखने को मिल रहा है। 8700 के ऊपर मार्केट्स होल्ड कर रहा है अपने आप को। 28000 के ऊपर सेंसेक्स होल्ड कर रहा है। 28157 का स्तर देखने को मिला। 172 अंकों की बढ़त देखी जा रही है। एक समय में 210 अंकों की बढ़त मार्केट्स में देखने को, सेंसेक्स में पर्टिकुलरली देखने को मिल रही थी। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही आधा फीसदी ऊपर कामकाज करते हुए, और अहम चीज़ कि निफ्टी बैंक भी एक अच्छी तेज़ी के साथ, यानी रफली 200 अंकों की तेज़ी के साथ निफ्टी बैंक भी कामकाज कर रहा है। इसके अलावा कुछ और अगर अहम चीज़ों की बात करें तो उसमें मेटल एक ज़ोरदार बाइंग यहाँ पर भी है आज के सत्र में। स्पेशली जो फ्रंट लाइन मेटल शेयर है उनमें खरीदारी है। रियल एस्टेट स्पेस में पर्टिकुलरली, सभी में नहीं लेकिन हाँ सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर ज़रूर खरीदारी देखने को मिल रही है। और कैपिटल गुड स्पेस भी तेज़ी के साथ कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट रियल एस्टेट स्पेस तो करीब 1% के आसपास बढ़त दिखा रहा है। लेकिन बैंकिंग में ICICI बैंक क्लियर कट परफॉर्मर, ये रफली तीसरा दिन है जबकि ICICI बैंक में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। 4% की बढ़त है, 275 के स्तरों पर आ चुका है। यस बैंक 1% ऊपर है। एक्सिस बैंक करीब 2% ऊपर है। बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI यहाँ पर भी करीब 1% का उछाल देखने को मिल रहा है। सरकारी बैंकों में जो PSU बैंक हैं उनमें अभी भी खरीदारी है। इसमें इंडियन बैंक है, कॉर्पोरेशन बैंक है, OBC है, जहाँ पर खरीदारी है। 2.5% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में खरीदारी है 1 से 1.5% के आसपास की। इसमें ब्लू स्टार, वर्लपूल, राज एक्सपोर्ट, सिम्फनी, नीलकमल राजा अपने नए हाइस को रोज बरोज ब्रीच कर रहा है। लेकिन मेटल आज का भी क्लियर कट परफॉर्मर है। वेदांता 2% ऊपर कामकाज करते हुए। हिंदुस्तान जिंक में रिजल्ट का भी इम्पैक्ट है। शुरुआती दौर में 3% की बढ़त थी लेकिन अब 2.25% ऊपर कामकाज कर रहा है। नाल्को, NMDC, हिंडाल्को ये कुछ और ऐसे शेयर हैं जो कि 1 से 1.5% ऊपर कामकाज करते हुए। रियल एस्टेट स्पेस में DLF एक अच्छा परफॉर्मर है। आज क्लियर 2.5% के आसपास की बढ़त है। यूनिटेक्स 7.5% ज़्यादा ब्लॉक डील्स का इम्पैक्ट है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 1.5% ऊपर और प्रेस्टीज एस्टेट भी करीब आधा फीसदी ऊपर कामकाज कर रहा है। तो रियल एस्टेट स्पेस में सेलेक्टिव बाइंग है लेकिन जहां भी बाइंग है एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। सुजलॉन न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट है, करीब 3.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। पावर स्पेस में थर्मैक्स, टोरेंट पावर, रिलायंस पावर और अदानी पावर, टाटा पावर, कुछ और ऐसे शेयर हैं जहां पर आधे से 1% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन मेटल में ऑटो में मिला जुला रुझान है। हाइशर लाल निशान है लेकिन बाकी सभी शेयरों में हरा निशान देखने को मिल रहा है। एब्सोल्युटली, तो कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर इस वक्त पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है और मार्केट्स भी अपने दिन के उच्चतम स्तरों के करीबी कामकाज कर रहे हैं। 8711 के स्तर पर निफ्टी अभी कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। एक दो शेयर्स और पर नजर डाल लेते हैं। एक बार NBCC के शेयर को देख लेते हैं। जिस तरीके से अभी सुमित ने बताया कि सिलेक्टिव रियल एस्टेट सेक्टर में बाइंग देखने को मिल रही है। NBCC के शेयर को देख लेते हैं। यहाँ पर भी अच्छी खासी बढ़त है और खासतौर पर इनफैक्ट अब लाल निशान में कामकाज कर रहा है ये शेयर, लेकिन दिन के उच्चतम स्तरों पर ही है। देखा जाए तो आज से OFS खुलेगा कंपनी का और OFS के जरिए 15% तक की हिस्सेदारी बेचेगी सरकार कंपनी में। और जो फ्लोर प्राइस तय हुआ है वो 246.50 रुपीज़ प्रति शेयर के बीच तय हुआ है और जिससे 2200 करोड़ सरकार जुटाने की योजना भी है, जिसके चलते NBCC पर आज फोकस करके चलना होगा। अशोका बिल्डकॉन एक शेयर पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर भी कंपनी को एक इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट मिला है जिसके चलते आज ये फोकस में रहेगा। 178 करोड़ तक का ये प्रोजेक्ट है और उत्तर प्रदेश में कंपनी को ये इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट मिला है जिसके चलते आज यहाँ पर भी फोकस रहने की उम्मीद है। अभी अगर आप देखेंगे तो करीब 2.5% तक की तेजी शेयर पर देखने को मिल रही है। सुजलॉन एनर्जी पर एक बार नजर डाल लेते हैं। पावर स्पेस में आज अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। सुजलॉन में भी अच्छी तेजी आज है और खासतौर पर जो तेलंगाना में कंपनी के प्लान्स हैं सोलर प्रोजेक्ट लगाने के और शुरू करने के, इसी के चलते आज सुजलॉन एनर्जी में भी 3.5% तक के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। यूनिसन एनर्जी आप देखिए सोलर एनर्जी के साथ मिलकर ये यहाँ पर इन दोनों के साथ ही मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू करेगा सुजलॉन और सब्सिडरी में 49% हिस्सेदारी भी यहाँ पर कंपनी बेचते हुए नजर आएगी। इन सभी खबरों के चलते सुजलॉन एनर्जी भी आज काफी फोकस में रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस पर नजर डालते हैं, खासतौर पर NCC को आप देखिए, यहाँ पर भी आज फोकस रहेगा। खासतौर पर NCC और BGR को जो झारखंड से कोल माइन प्रोजेक्ट है उसके लिए मंजूरी मिली है जिसके चलते आज यहाँ पर भी एक पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है। 2.25% तक के आसपास की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 83 के लेवल्स के आसपास NCC अभी कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। जी चलिए, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। दर्शकों सवालों के जवाब लेंगे हम। हमारे पास हमारा टोल फ्री नंबर है 180018035545 जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। साथ साथ शेयर कीवर्ड है, शेयर लिखकर अपना सवाल लिखकर आप उसे SMS कर सकते हैं 57575 पर। दो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं 180018035545 और 0120425237। इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए एक आप हमारे साथ जब मौजूद रहेंगे तो उसमें लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7840020000 और साथ ही साथ फेसबुक के जरिए भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं।
फेसबुक पे हमारी आईडी आपकी स्क्रीन पर है, जी बिजनेस ऑनलाइन के जरिए आप हमारे साथ मौजूद रह सकते हैं। चलिए हम दर्शकों से बातचीत करेंगे, सवाल भी लेंगे उनके, लेकिन उससे पहले एक बड़ा ट्रिगर मार्केट्स के लिए जो अवेट कर रहा है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स। रिलायंस के नंबर्स आज आने वाले हैं और किस तरह के नंबर्स का अनुमान है, क्या आंकड़े कह रहे हैं, इस पर बातचीत कर लेते हैं। संदीप मौजूद भी है। संदीप, किस तरह के आंकड़ों का अनुमान है रिलायंस में? क्वार्टर क्वार्टर आधार पर नंबर्स को एनालाइज कर रहे हैं और स्टैंड ऑन बेसिस पे 6 क्वार्टर के बाद पहली बार ऐसा होगा कि जो मुनाफा है उसमें इस बार जो डेंट है वो देखने को मिल सकता है। सेल्स की जहाँ तक बात है तो उसमें करीब 5% के आसपास की बढ़त आएगी, क्योंकि रिफाइनिंग और पेट्रोकेम जो दो बड़े सेगमेंट हैं इनके जो वॉल्यूम्स है उसमें इस बार बढ़त देखने को मिलेगी। पिछले क्वार्टर में एक शटडाउन था रिफाइनिंग में जो रिस्टोर हुआ, जिसकी वजह से रिफाइनिंग के जो वॉल्यूम्स है उसमें तेज उछाल देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से सेल्स के जो नंबर्स हैं उसमें करीब 5% के आसपास की बढ़त आएगी। लेकिन उसके साथ साथ बिड्डा और बिड्डा मार्जिन और मुनाफे की अगर आप बात करें उसमें इस बार कमजोरी देखने को मिलेगी सिक्वेंशियल आधार पर, क्योंकि रिफाइनिंग जो कि सबसे बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटिंग सेगमेंट है वहां पे इस बार कमजोरी देखने को मिलेगी। सिंगापुर के जीआरएम्स में जरूर 2% के आसपास की बढ़त आई है, लेकिन उसमें फ्यूल ऑयल का ज्यादा कंपोनेंट है जो कि रिलायंस की रिफाइनरी में ज्यादा महत्व नहीं रखता है। रिलायंस की रिफाइनरी में अगर आप देखें मिडिल डिस्टिलेट हैवी है, तो जिस तरह से पेट्रोल, एटीएफ और नेफ्ता की जो स्प्रेड्स में कमी आई है उस वजह से रिलायंस के जो जीआरएम $11.5 थे Q1 में वो घटकर $10 से $10.5 इस बार रह सकते हैं, ऐसा हमारा अनुमान है। तो उस वजह से जो मुनाफे के फ्रंट पे जो नंबर्स है उसमें इस बार वीकनेस देखने को मिल सकती है। लेकिन थोड़ी सी जो रिस्पाइट है वो पेटकेम साइड में देखने को मिलेगी। वॉल्यूम्स यहाँ पे भी बढ़ेंगे क्योंकि कैपेसिटी एक्सपेंशन पूरा हो चुका है और इसके साथ साथ पेटकेम के पॉलीमर और पॉलिएस्टर दोनों के जो मार्जिन है उसमें इजाफा देखने को मिला, खास करके पॉलीप्रोपिलीन और पीवीसी इनके जो मार्जिन है उसमें करीब 6 से 7% के आसपास की बढ़त आई, जो कि इनकी क्षमता का बड़ा हिस्सा है। तो इनके मार्जिन जिस तरह से ग्रो करेंगे, वॉल्यूम जिस तरह से बढ़े हैं, वो रिफाइनिंग का जो खराब प्रदर्शन है उसको काफी हद तक निगेट करेंगे, जिसकी वजह से मुनाफे में बहुत बड़ा डेंट इस बार नहीं देखने को मिलेगा। स्टैंड ऑन बेसिस पे हमारा ऐसा अनुमान है मुनाफा करीब 3% गिरकर 7,314 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल सकता है। कंसो नंबर्स की जहां तक बात है, शेल गैस के जो नंबर्स हैं इस बार उसमें पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि WTI क्रूड के प्राइसेस में जिस तरह से रिकवरी हुई थी लेटर हाफ ऑफ द Q2 में, उस वजह से इस बार नंबर्स काफी अच्छे देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से जो कंसो मुनाफा है उसमें महज 0.1% के आसपास की गिरावट आएगी और 7105 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर्स देखने को मिलेंगे। तो रिफाइनिंग और पेटकेम इसके जो वॉल्यूम्स हैं वो किस तरह के देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ जीआरएम्स और पेटकेम के मार्जिन किस तरह के आएंगे उसके ऊपर नंबर्स खासतौर पर डिपेंड करेंगे और इसी पर एनालिस्ट की नजर रहेगी। चलिए, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स को आप सुन रहे थे। संदीप ने करीब 3%, राधा जो मुनाफे में गिरावट का एक अनुमान लगाया है वो 3% के आसपास की गिरावट का अनुमान है और अहम है क्योंकि जो सीक्वेंशियल बेसिस पे कंपनी के जीआरएम्स हैं उनमें ज़रूर एक डिप का अनुमान है, लेकिन पिछले 2 तिमाही से रिलायंस अपने जीआरएम फ्रंट पे एटलीस्ट सरप्राइज कर रहा है। तो अगर कोई भी सरप्राइज आता है जीआरएम फ्रंट पर तो वो कंपनी के लिए, स्टॉक के लिए एक अच्छा ट्रिगर, एक फेवरेबल ट्रिगर हो सकता है। आगे बातचीत करेंगे जानकारों से रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर, लेकिन उससे पहले कुछ शेयर्स के ऊपर नजर डालते हैं। पहला हिंडाल्को, एकाएक बाइंग आई है हिंडाल्को के अंदर 2% ऊपर। आप देख रहे हैं एकाएक स्पाइक आया है हिंडाल्को शेयर में, एक स्पाइक 2.5% की बढ़त और दिन के ऊपरी स्तरों पे कामकाज कर रहा है। 154 रुपये का स्तर है। केन इंडिया ये एक और ऐसा स्टॉक है जो कि 2.5% ऊपर कामकाज कर रहा है, एक स्पाइक यहाँ पर भी आया है, 231-32 के स्तरों पे कामकाज कर रहा है। और तीसरा है वेदांता, वेदांता में भी एक बाइंग आई है और 2.5% के आसपास की बढ़त है, दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है। केन वेदांता में तो सिमिलर ट्रेंड दिखता है, लेकिन हिंडाल्को में एक बाइंग यानी कि मेटल के अंदर जो बाइंग है वो एक बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। चलिए, आज के जानकार हमारे साथ मौजूद है और साथ साथ हमारे साथ एक खास मेहमान भी मौजूद है। मिस्टर विकास खेमानी है, प्रेसिडेंट एंड हेड होलसेल कैपिटल मार्केट के इडलवाइस के। मिस्टर खेमानी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे ज़्यादा मार्केट्स पे आपका आउटलुक लेंगे, जिस तरह की तेज़ी बाजार में बन रही है, नए हाइस के आसपास मार्केट आज के लिए एटलीस्ट कामकाज कर रहा है, एक अच्छी तेज़ी दिखा रहा है। आपकी राय क्या है मार्केट्स को लेकर? आई थिंक जितने भी फैक्टर्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर देखेंगे या फिर जो भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है कॉर्पोरेट अर्निंग्स में, वो सब एक पॉजिटिव रुझान ही है। तो अगर इंडियन बाज़ार में आप देखेंगे तो लगभग जितनी भी गिरावट या कोई भी वॉलेटिलिटी आती है वो कुछ न कुछ ग्लोबल फैक्टर्स को लेके आती है। तो जब भी थोड़ा भी उधर कुछ माहौल के ऊपर अनिश्चितता बनती है तो उसका इफ़ेक्ट भारतीय बाज़ारों पर देखने को पड़ता है, पर वो एक रिस्क है, आपको हमेशा उसके साथ रहना पड़ेगा। मुझे लगता है कि भारतीय बाज़ार एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है। मैक्रो फैक्टर सारे अच्छे, इंटरेस्ट रेट नीचे आ रही हैं, कॉर्पोरेट अर्निंग्स ऊपर जा रही है, जीडीपी ग्रोथ में बढ़ावा हो रहा है, इन्फ्लेशन नीचे में है। सो आप जितने भी फैक्टर्स को आप देखेंगे ये एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन है या और लिक्विडिटी सिचुएशन भी काफ़ी बेटर है बोथ इन इक्विटीज़ एंड डेट। सो आई थिंक ओवरऑल सारा माहौल अच्छा है और ये माहौल मुझे लगता है एक स्ट्रक्चरल रुझान है, ये कोई शॉर्ट टर्म का कोई इंडिकेटर नहीं है। आई थिंक वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव स्ट्रक्चरली ऑन इंडियन इक्विटीज़।
एब्सोल्युटली। मिस्टर खेमानी, एक राय आपसे जानना चाहेंगे खासतौर पर आईटी स्पेस को लेकर। आईटी कंपनियों के जो नतीजे आए हैं, खासतौर पर इन्फोसिस या टीसीएस की बात करें, वो अनुमान से कमजोर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है और क्या इस स्पेस में अभी भी आप खरीदारी कर रहे हैं? आईटी एक ऐसा सेक्टर है जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम ग्रोथ जो आनी है वो बाहर के बाज़ारों से आनी है, बाहर की इकोनॉमीज़ की आनी है। तो उधर कोई भी अगर उतार चढ़ाव होगा या कोई भी ऐसी एक्सपेक्टेशन बनेगी तो उसका इम्पैक्ट इन कंपनीज के नतीजों के ऊपर, एक्सपेक्टेशंस के ऊपर आएगा। तो एक पिछले 2-3 महीनों में ग्रोथ स्लोडाउन का बड़ा माहौल बना हुआ था, तो जो ऑलरेडी काफ़ी हद तक आईटी कंपनीज के शेयर प्राइसेस में फैक्टर हो चुका था। तो इसलिए जब रिजल्ट्स आए तो मार्केट इतना सरप्राइज़ नहीं हुआ, क्योंकि देयर वाज नो सरप्राइज फैक्टर। मार्केट्स में वो काफ़ी हद तक सेंसिटाइज हो चुका था। तो और ऐसा भी कोई नहीं है कि मतलब 10-12% की ग्रोथ जो आ रही है वो भी कोई मतलब ख़राब ग्रोथ नहीं है। आई मीन ये सब कंपनी अगर एक दूसरी तरह से आप कंपेयर करेंगे तो सारी की सारी एफएमसीजी कंपनीज जो हैं वो भी तो 8 से 10% का ही ग्रोथ देती है, पर आईटी कंपनीज के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ ग्रोथ इज सीन है, पुअर ग्रोथ। सो आई थिंक ये अच्छी कंपनियां हैं, इनका ग्रोथ डेफिनेटली कम है पहले से, पर वैल्यूएशंस भी उस हिसाब से कम है। सो मुझे लगता है, और ये आईटी शेयर्स जो हैं सारे इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में एक हेज के तरीके से रखते हैं, क्योंकि ये एक करेंसी के प्रति हेज है, ये एक इकोनॉमी में हेज है। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, आप बाहर के बाज़ारों के ऊपर एक्सपोज हो तो खाली एक डोमेस्टिक इकोनॉमी के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं हो। तो एक जनरली सब इन्वेस्टर्स एक कुछ ना कुछ एक्सपोजर उस पर रखते हैं, और उसमें काफ़ी शेयर्स अंडर वैल्यू भी हो चुके हैं। सो ऐसा 8 से 12 टाइम के पी पे काफ़ी स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आके देखेंगे। जी सर, एक और अहम जो चीज़ नोट की गई है वो ये है कि ऑटो या फिर बैंक, ऑयल एंड गैस, इस तरफ जो फोकस है इन्वेस्टर्स का वो काफ़ी बड़ा है। रिसेंटली ऑयल एंड गैस में एक अच्छी बाइंग देखी गई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से शिफ्ट हो रहा है और जो नए इन्वेस्टर्स जो हैं वो ऑयल एंड गैस जैसे या फिर ऑटो ऐसे शेयर जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ऐसा है कि आई थिंक जो बैंकिंग के शेयर्स हैं आप देखेंगे तो उसमें जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, जो रिटेल फोकस्ड बैंक हैं, उनमें नतीजे काफ़ी अच्छे आ रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर से। मुझे लगता है वो चलते रहेगा, वो मोमेंटम कोई टूटने का सवाल नहीं है। आई थिंक जैसे जैसे जो कॉर्पोरेट लैंडिंग फोकस्ड बैंक्स है, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, उनके अंदर ये रिजोल्यूशन आ रहा है, तो मुझे लगता है वो एक अगले 12 महीने में लीडरशिप पोजीशन लेने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। आप दूसरा देखेंगे तो मुझे लगता है ये क्वार्टर में सम सिक्लिकल कमोडिटीज़ जो पिछले कई क्वार्टर्स में नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहे थे, वो आई थिंक अभी धीरे धीरे पॉजिटिव साइड में बढ़ रहे हैं। सो आई थिंक वो एक थोड़ा सा शिफ्ट उनमें हो सकता है। आईटी वगैरह कॉर्पोरेट अर्निंग्स में बहुत शिफ्ट नहीं होगा, और मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टर बहुत बड़ा आईटी एज ए सेक्टर कैन टेक ए लीड इन द ओवरऑल मार्केट फॉर निफ्टी, क्योंकि उसमें एक पुअर ग्रोथ का माहौल बना रहेगा। वो तुरंत उसमें कोई बड़ा सुधार आने वाला नहीं है। हम लोग पॉजिटिव है, पर मैं कह रहा हूँ कि ये कैन नॉट टेक ए लीड इन द मार्केट एंड इट विल डेफिनेटली डू इन लाइन। सो मुझे लगता है कि ओवरऑल जैसे जैसे कॉर्पोरेट अर्निंग्स ब्रॉड बेस होंगी, जैसे जैसे माहौल चल रहा है, आई थिंक पहले जैसे मैं बताया कि सिक्लिकल कमोडिटी नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रही थी, वो न्यूट्रल होगी, फिर पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करेंगी। कॉर्पोरेट लैंडिंग बैंक्स हैं जो वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करना चालू कर देंगी जैसे जैसे एसेट क्वालिटी इशू सुधरता जाएगा। तो एक पूरा ओवरऑल जो 5-6% की न्यूट्रल टू 5-6% की ग्रोथ है, वो एक 17-18% की अर्निंग्स ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाएगी अगर अगले आप 6 से 12 महीने का समय देखेंगे। तो उसके बाद वो जैसे जैसे आने लगेगा मार्केट में उसका रिफ्लेक्शन आना चालू हो जाएगा।